श्रोताओं का स्वागत है आज की इस नई गहन चर्चा में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। हाँ, हमारे पास आज महेंद्र सिंह धोनी की विस्तृत जीवनी से जुड़े कुछ बेहद खास नोट्स हैं और इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का जिसकी खेल यात्रा की शुरुआत क्रिकेट से हुई भी नहीं थी, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे सफल विकेट कीपर कप्तान बन गया। और जब हम इन स्रोत सामग्रियों का गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये सिर्फ क्रिकेट के आंकड़ों, बनाए गए रनों या विकेट के पीछे लिए गए कैच की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी मुख्य रूप से अप्रत्याशित बदलावों को स्वीकार करने और असाधारण नेतृत्व क्षमता की है। आज की चर्चा में हम यही विश्लेषण करेंगे कि कैसे सही समय पर लिए गए निर्णय किसी पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। सही कहा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम उनके जन्म और शुरुआती जीवन के नोट्स पर नजर डालें, तो धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। उनके पिता का नाम पान सिंह और माता का नाम देवकी देवी है। लेकिन वो हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अहम बात दर्ज है कि उनका परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला था, जो बाद में झारखंड आकर बस गया था। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु है जिसका हमें गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। हाँ, विस्थापन का प्रभाव। बिल्कुल। जब कोई परिवार विस्थापित होता है, यानी उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर झारखंड जैसे एक बिल्कुल अलग परिवेश में आकर नई शुरुआत करता है, तो उसके पीछे एक संघर्ष की एक लंबी दास्तान होती है। इस तरह का विस्थापन अक्सर इंसान के भीतर एक खास तरह की संघर्षशीलता, जमीनी हकीकत से जुड़े रहने की क्षमता पैदा करता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब एक नए शहर में अपनी जड़ें जमाना आसान नहीं होता, और वो संघर्ष कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी के स्वभाव में भी उतर आता है। शायद यही कारण है कि सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने के बाद भी वो ठहराव उनके स्वभाव में दिखा। एकदम सही। और अगर हम उनके बचपन के शौक की बात करें, तो ये ठहराव मैदान पर भी दिखा, लेकिन एक बिल्कुल अलग खेल में। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। नोट्स बताते हैं कि बचपन में धोनी को फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था, और सबसे बड़ी बात यह है कि फुटबॉल में भी वो कोई स्ट्राइकर नहीं थे, बल्कि गोलकीपर थे। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि खेल मनोविज्ञान के नजरिए से ये जानकारी बहुत ही शानदार है। एक खेल का अनुभव कैसे दूसरे खेल में महारत हासिल करने का आधार बन जाता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे? देखिए, स्कूल के समय में उनके कोच ने उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने की सलाह दी। अब जरा एक गोलकीपर और एक विकेट कीपर की शारीरिक और मानसिक जरूरतों की तुलना कीजिए। दोनों में ही आपको एक सीमित दायरे में रहकर असाधारण फुर्ती दिखानी होती है। बिल्कुल। गेंद की दिशा को भांपने की क्षमता और शानदार रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं। सटीक कहा। जब एक फुटबॉल गोलकीपर क्रिकेट के मैदान पर विकेट के पीछे खड़ा होता है, तो उसका शरीर उसी चपलता के साथ काम करता है। विकेट कीपिंग में विशेष रूप से स्पिनरों के खिलाफ स्टंपिंग के लिए आपके पास बहुत ही कम समय होता है। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जिसे कहते हैं। हाँ, तो फुटबॉल की उस चुस्ती ने ही उन्हें क्रिकेट में एक बिल्कुल अलग तरह का विकेट कीपर बना दिया। ये सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे किसी दूसरे क्षेत्र में सीखा गया कौशल एक नए क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और ये भी कि कैसे सही समय पर किसी कोच की एक छोटी सी नजर किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। बहरहाल इसी सलाह के बाद उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई। 1999 में उन्होंने बिहार क्रिकेट टीम की ओर से रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया, और बाद में वे झारखंड के लिए भी खेले। उस समय उनकी पहचान एक बेहद आक्रामक बल्लेबाज और शानदार विकेटकीपर के रूप में बन रही थी। अगर हम घरेलू क्रिकेट के उस दौर को समझें, तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। वो समय विकेटकीपर से बस ये उम्मीद की जाती थी कि वो विकेट के पीछे सुरक्षित रहे और निचले क्रम में आकर थोड़े रन बना ले। बिल्कुल। विकेटकीपर को मैच विनर के रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन जब कोई खिलाड़ी एक बिल्कुल ही पारंपरिक शैली से हटकर खेलता है, जहां वो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हावी हो जाए, तो वो एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ता है। और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। उनकी इसी आक्रामक शैली ने जल्दी ही चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, और फिर 2004 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। बांग्लादेश के खिलाफ। जी, बांग्लादेश के खिलाफ। शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन जो चीज उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना गई, वो थी 2005 में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई उनकी एक पारी,
हमारे नोट स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्होंने उस मैच में 183 रनों की शानदार पारी खेली थी। वो 183 रनों की पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पे लिखा एक नंबर नहीं था। तो वो क्या था? हमें इस पारी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना होगा। 50 ओवर तक विकेट कीपिंग करना, जिसमें लगातार उठना बैठना शामिल है, और उसके बाद ऊपरी क्रम में आकर 183 रन ठोक देना, ये शारीरिक सहन शक्ति की चरम सीमा है। बिल्कुल, इतनी थकान के बावजूद। हाँ, जब एक नया खिलाड़ी जो टीम में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा हो, वो इतनी आक्रामकता के साथ विरोधी टीम के मुख्य गेंदबाजों पर प्रहार करता है, तो वो दुनिया को एक साफ संदेश देता है। और वो संदेश ये था कि भारतीय टीम में एक ऐसा मैच विनर आ चुका है जो दबाव में नहीं बिखरता। उस पारी ने ड्रेसिंग रूम के भीतर भी एक नया विश्वास जगाया। और ये विश्वास ही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर उनके नेतृत्व की इमारत खड़ी हुई। नेतृत्व की बात करें तो इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 2007 में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। हमारे स्रोतों के अनुसार उनकी कप्तानी में भारत ने 3 सबसे बड़े टूर्नामेंट जीते। 2007 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हाँ, धोनी दुनिया के एकमात्र कप्तान है जिन्होंने आईसीसी की ये तीनों बड़ी ट्रॉफियां जीती हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इस अभूतपूर्व उपलब्धि का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ये तीनों जीतें बिल्कुल अलग-अलग परिस्थितियों और फॉर्मेट्स में आईं। ये मास्टर क्लास थी स्थिति के अनुसार नेतृत्व करने की। अगर हम 2007 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो एक बिल्कुल नया फॉर्मेट था। जी, उस समय दुनिया की किसी भी टीम के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। सब कुछ अनिश्चित था। बिल्कुल। और ऐसी अनिश्चितता में एक युवा टीम को संभालना, जहां कई सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, वहां उन्होंने दिखाया कि कैसे अराजकता के बीच शांत रहकर नए तरीके ईजाद किए जा सकते हैं। और फिर आता है 2011 का वर्ल्ड कप। इसकी कहानी तो बिल्कुल विपरीत थी। हाँ, घरेलू जमीन पर था। पूरे देश की उम्मीदों का करोड़ों टन भारी दबाव टीम पर था। हर कदम पर आलोचना और अपेक्षाओं का बोझ था। मतलब 2007 में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन 2011 में जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और यहीं पर उनका वो प्रसिद्ध शांत दिमाग काम आया। जब पूरी दुनिया की नजरें आप पर हों, तब भी बिना घबराए सही फैसले लेना। और फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी देखिए। वो इंग्लैंड में खेली गई थी। हाँ, विदेशी धरती पर मुश्किल परिस्थितियों में टीम बदलाव के दौर से गुजर रही थी, नए खिलाड़ी आ रहे थे। यानी अगर हम इन तीनों ट्रॉफियों को देखें तो ये दरअसल उनकी असाधारण अडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है कि जब आपके आसपास की नियम बदलते हैं या भारी दबाव होता है, तो क्या आप भावनाओं को किनारे रखकर केवल प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? यही उनका सबसे बड़ा सूत्र था, परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सुनहरे सफर के साथ साथ हमारे नोट्स एक और अध्याय की ओर इशारा करते हैं जिसने आधुनिक क्रिकेट को बदल दिया, और वो है आईपीएल। नोट्स बताते हैं कि धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रहे हैं और उनकी कप्तानी में चेन्नई ने कई बार खिताब जीता है, जिससे टीम सबसे सफल टीमों में से एक बन गई है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट की गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से काफी अलग होती है। यहाँ आपको नीलामी के जरिए अलग अलग देशों और संस्कृतियों के खिलाड़ियों को इकट्ठा करना होता है और उन्हें कुछ ही हफ्तों में एक टीम बनाना होता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि वो सिर्फ मैदान पर रणनीतियां नहीं बनाते, बल्कि वो एक पूरा कल्चर विकसित करते हैं। और एक सफल कल्चर की पहचान यही है कि खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करें। हमने देखा है कि कैसे कई खिलाड़ी जो दूसरी टीमों में संघर्ष कर रहे होते थे, वे चेन्नई में आते ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने लगते थे, क्योंकि वहां उन्हें अपनी विफलता पर बाहर निकाले जाने का डर नहीं होता था। एक लीडर जब खिलाड़ियों को यह भरोसा दिलाता है कि वो उनके साथ खड़ा है, तो खिलाड़ी अपना 100% देते हैं। ये लीडरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इतने बड़े पेशेवर सफर और मीडिया की चकाचौंध के बीच इंसान का निजी जीवन भी होता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में उनके निजी जीवन के बारे में भी जानकारी है। 4 जुलाई 2010 को उन्होंने साक्षी धोनी से शादी की और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम जीवा धोनी है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे एक व्यक्ति पेशेवर सफलताओं के चरम पर रहते हुए भी अपने निजी जीवन को संतुलित रखता है। बहुत मुश्किल है। खेल की दुनिया में जहां हर पल कैमरे आपका पीछा कर रहे होते हैं, वहां अपने परिवार और व्यक्तिगत दुनिया को इतना सुरक्षित और जमीन से जुड़ा हुआ रखना आसान नहीं होता। ये दिखाता है कि वे क्रिकेट को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानते थे, पूरी जिंदगी नहीं।
और उनकी ये संघर्ष और सफलता की कहानी इतनी प्रेरणादायक रही कि उस पर एक फिल्म भी बनी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। हमारे नोट्स में इस बात का विशेष उल्लेख है कि इस फिल्म में उनका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था। बायोपिक के संदर्भ में ये एक दुर्लभ घटना है। अमूमन खिलाड़ियों के संन्यास लेने के कई सालों बाद उन पर फिल्में बनती हैं, लेकिन सक्रिय रहते हुए ही जीवन पर फिल्म बन जाना और सफल होना, ये अलग बात है। सुशांत सिंह राजपूत ने उस किरदार को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। हाँ, उन्होंने उस आंतरिक खामोशी को बहुत अच्छे से पकड़ा था। और फिर हर शानदार सफर की तरह इस सफर का भी एक ठहराव आया। साल 2020 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक ऐसे खिलाड़ी का विदा लेना जिसने भारत को 3 ICC ट्रॉफियां जिताईं, ये खेल जगत के लिए बहुत भावुक पल था। उनका संन्यास लेने का तरीका भी उनके व्यक्तित्व का अक्स था। बिना किसी शोर शराबे के, बस एक शांत सी घोषणा के साथ अपने सफर को मुकाम पर लाकर छोड़ देना। तो इस सब का असल निष्कर्ष क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो हमने देखा कि कैसे रांची में रहने वाला एक लड़का जिसे फुटबॉल का शौक था, वो एक नई राह पर चलता है। वो अपनी आक्रामक शैली से पारंपरिक सोच को बदलता है, 183 रनों की पारी खेलता है और फिर अपनी लीडरशिप में देश को 3 बड़े ICC खिताब जिताता है। और चेन्नई सुपर किंग्स के जरिए एक अलग संस्कृति का निर्माण भी करता है। बिल्कुल, और अपने निजी जीवन को भी संतुलित रखता है। ये सफर वाकई असाधारण है, लेकिन इन सब बातों के बाद, उन सभी स्रोतों पर गौर करने के बाद, एक बात जो मेरे दिमाग में सबसे गहराई से रह जाती है, वो है उस शुरुआती स्कूल कोच की भूमिका। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर उस दिन उस कोच ने उस छोटे से लड़के को फुटबॉल छोड़ के विकेट कीपिंग ग्लव्स पहनने को नहीं कहा होता, तो आज क्रिकेट का इतिहास क्या होता? ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हाँ, शायद हमें क्रिकेट का ये लेजेंड कभी मिलता ही नहीं। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव या किसी की दी गई एक छोटी सी सलाह हो सकती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। बिल्कुल, हम अक्सर बड़ी सफलताओं की चकाचौंध में उन छोटी शुरुआतों को भूल जाते हैं। ये बात निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगी। आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। हमने एक छोटे शहर के संघर्ष से लेकर क्रिकेट के शिखर तक की इस यात्रा का गहराई से विश्लेषण किया। ऐसे ही अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास मिलने वाली उन छोटी छोटी सलाहों पर गौर करते रहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।